हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम अगली वर्णमाला की क्वेश्चन सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। कल हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, देख लिए थे कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आज उनसे आगे वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं। यानी दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत के बारे में समझाया है, कैसे होते हैं ये स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला संधि स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर और प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होते हैं? प्लूत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग किसी को बुलाने या फिर संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत क्या है, तो वो क्या है? वो स्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियाँ अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो मैंने बताया था आपको कि एक साथ कई तरह के प्रश्न लगा के पूछेगा, एक साथ कई तरीके के प्रश्न। अब देख सकते हैं आप, स्पर्श व्यंजन पूछ लिया, कंठ ध्वनि पूछ ली, अघोष और महाप्राण ध्वनि। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है वो है का, दूसरा जो ऑप्शन है वो है गा, तीसरा जो ऑप्शन है खा और चौथा जो ऑप्शन है वो है घा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ही वर्ण दे रखा है। तो उस वर्ण के बारे में बताना है वो कौन सा वर्ण है जो स्पर्शी व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष महाप्राण ध्वनि है। यानी अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो वो कौन सा व्यंजन है? वो है आपका खा व्यंजन। कौन सा? खा व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है। यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि। दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाली जो ध्वनि है वो है आपकी ब। कौन सी? ब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है, यानी जिन व्यंजनों से ऊष्मा ज़्यादा निकले, जिनको बोलने में घर्षण ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो कौन से व्यंजन है? उनकी संख्या 4 होती है, श, श, स, ह। ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन में सही दे रखा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, स, श, सा और हा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2012 में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन ही यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस लेके चलने हैं। 2012 में यूपीपीसीएस का लेवल बहुत हल्का रहता था, लेकिन अब क्या है, अब जो लेवल और पैटर्न वो है वो दोनों ही बदल दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष वर्ण। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल और केवल सांस का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। य, र, ल व व्यंजनों को कहते हैं। य, र, ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो कि स, श, स, ह है। इससे पहले हम देख चुके हैं क्वेश्चन में। अभी जो है ये अंतस्थ की बात हो रही है, यानी य, र, ल, व की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि के बारे में पूछ रहा है, यानी 38 क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा ला। यानी ला को पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है,
पार्श्विक ध्वनि भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे ला के बारे में, इसको पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन दोनों ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्त्य व्यंजन है? अंतस्त्य व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? अभी 4 बताई थी, या, र, ला और वा। इसमें जो सही आंसर है वो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाला। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाला तो जो स्वर है वो है आपका ए। कौन सा स्वर है? ए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अच्छा, एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 40 में कि जो ए है वो कंठ तालु की सहायता से कैसे बोला जाता है। यानी जो आ जो बनता है वो आपका आ और ई की सहायता से बनता है। किसकी सहायता से? ई की सहायता से। तो आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु है। इन दोनों को मिला के बनाया क्या? ए। तो ये कौन सा स्वर हो गया आपका? कंठ तालव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग, एक बार, टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है बतानी है। टा तो उच्चारण करके देखेंगे टा, तो टा जब उच्चारित करते हैं तो ये टा जो है वो मूर्धा को स्पर्श कर रहा है। किसको? मूर्धा को। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई आपकी? मूर्धन्य। कौन सी ध्वनि हो गई? मूर्धन्य, यानी मूर्धा की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आ, उ, ए, ओ। आ, उ, ए, ओ। तो बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। तो जो दीर्घ स्वर है वो है आपका आ। कौन सा? आ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कौन से? 43 की तरफ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका? पंचम वर्ण का कार्य करता है क्या? अनुस्वार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंचम वर्ण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ए या ओ। बताना है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो उ आपका कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यानी वो वर्ण जो दांत की सहायता से बोला नहीं जाता है। ठीक है, जिसमें दांत स्पर्श नहीं करते हैं। तो त, थ, द, ध। ठीक है, तो इसमें त, द, ल और या ऑप्शन में है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, या। कौन सा? ऑप्शन डी, या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं है? जीव के आधार पर मैंने बताया है, जीव ये है। जीव के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, पश्च स्वर और ये मध्य स्वर। ठीक है, तो 3 हैं, जिसमें कौन सा भिन्न है? विवृत स्वर भिन्न है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ कौन सी? कंठ की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ यानी क, ख, ग, घ, घ। ठीक है, ये कौन सी हैं? आपकी कंठ की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क, ख। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन पूछ रहा है, तो जो मूर्धन्य व्यंजन है वो आपके ड और अणा है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण पूछ रहा है, कौन से हैं?
तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है वो इसमें 2 आंसर आपके बन रहे हैं। अल्प प्राण वर्ण, यानी मैंने बताया है कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ आपको 2 स्वर दिख रहे हैं, आ और आ, अ और आ। साथ में आपको क और गा भी दिख रहा है, जो कि अल्प प्राण की किस में आते हैं, अल्प प्राण के संबंध में आते हैं, यानी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी, यानी दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ पूछ रहा है, कौन सी हैं? तो ख और ग आपकी कौन सी है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आपको यहाँ दिख रहा है इनमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। किसका? नुक्ता का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलती हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ यहाँ क्या है, घोष वर्ण है, माँ। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी व्यंजन नहीं है तो क्या होगा, स्वर होगा। व्यंजन नहीं है तो स्वर होगा। तो यहाँ जो स्वर है वो कौन सा है, ऊ है। कौन सा है, ऊ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, यानी ओठ की सहायता से नहीं बोली जा रही है? तो बा का उच्चारण करेंगे तो ओठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। प का उच्चारण करेंगे तो भी ओठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। माँ का उच्चारण में, लेकिन ता का जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें दांत स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कौन सा आपका ध्वनि हो गई, ये हो गई आपकी दंत है। तो इसमें जो भिन्न आंसर है वो है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अच्छा, एक इसमें चीज़ 53 क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट है जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो इतना प्रेशर में होता है कि क्वेश्चन को आधा ही पढ़ता है। क्या करता है, क्वेश्चन को आधा ही पढ़ पाता है और आधे के आधार पर ही लगा देता है, यानी नहीं उसको दिखाई नहीं देता है प्रेशर में। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तब उत्तर देना है। क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़िए, चाहे कितना भी प्रेशर है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का आपके ऊपर लोड है, लेकिन क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? तो ये कौन सा है, अंगेय है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी। इसे शुद्ध भाषा में ये आप लोग पढ़ते होंगे तो इसे चूल्हे वैया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूल्हे वैया। ये क्यों? क्योंकि इसका जो मुख है वो चूल्हे की भांति है। किसकी भांति? चूल्हे की भांति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंठ तालव्य है। कौन सा? कंठ तालव्य। ए और ए कंठ तालव्य। क्यों? क्योंकि ये कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी इससे पहले ही जस्ट क्वेश्चन निकला है, उसमें मैंने बताया हुआ है कंठ तालु की सहायता से कैसे। ठीक है, आप उसे देख लेंगे। 56 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है, स्थान नहीं दिया गया है? तो किसे स्थान नहीं दिया गया है देखेंगे, ल, क्र, ण या श्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। श्री को जो है मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, यानी द्वित्व व्यंजन क्या होती हैं? वे व्यंजन जहाँ समान व्यंजन हो लेकिन एक पूरा व्यंजन हो और दूसरा जो व्यंजन हो वो आधा हो। एक व्यंजन पूरा हो और वही व्यंजन क्या हो, आधा हो। जैसे आपको दिल्ली में दिख रहा है ला पूरा है और साथ में एक आधा ला भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ।
श, श, स, ह क्या कहलाती हैं? तो मैंने बताया है 4 ध्वनियाँ हैं, चारों ध्वनियाँ ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ? ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ हैं चारों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन डी, ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ, ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा। तो आपको बताना है किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क और शा के योग से बनती है। का और शा के योग से बनती है क्या? संयुक्त वर्ण छ। आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। आज का अंतिम प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आज के लिए भी 30 क्वेश्चंस थे, 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न पे अच्छे से डिस्कस किया है। कल जब आएंगे तो कल और 30 प्रश्न के साथ आएंगे। इसी तरीके से वर्णमाला से लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चन पे लगभग इतने क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेंगे और ज़्यादा ही क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका यूपी पुलिस लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है वहाँ आपका कोई भी चैप्टर है उससे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।